प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको याद है कि इस समय हम लोग मैथमेटिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछली क्लास में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 11 नंबर से और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करिए। ये हमारा एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x और ये क्लोज्ड इंटरवल है। इस अंतराल में ही आपका x होना चाहिए और इस अंतराल पर आपको इस फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे कई क्वेश्चंस आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो। इसमें एक फंक्शन दिया रहेगा, एक इंटरवल दिया रहेगा और उसमें बोला जाएगा कि फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उसके लिए क्या करना होता है मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहले आप फलन का अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद आप उसका जो f' मिलेगा उसको 0 के इक्वल करेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए। वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। वो क्रिटिकल पॉइंट्स और ये जो इंटरवल वाले पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हम वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि किस पर उच्चतम और किस पर निम्नतम मुझे मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' इज इक्वल टू x का 1 हो जाएगा सॉरी साइन 2x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos 2x होगा और 2x का करेंगे तो ये 2 और आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए f' शुड बी इक्वल टू 0। f' की जगह पर 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हम एक काम करेंगे, 2 cos 2x इज इक्वल टू -1। ये उधर जाएगा -1 हो जाएगा। cos 2x इज इक्वल टू -1/2। ओके, cos 2x इज इक्वल टू -1/2। cos में किस एंगल की वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। cos 60 को हम लिख सकते हैं cos π/3। अब देखने की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर cos नेगेटिव है। अब आप खुद सोचिए और मुझे बताइए कि cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। एक तो cos सेकंड में नेगेटिव रहेगा और cos थर्ड में नेगेटिव रहेगा। तो इसको हम किस तरीके से इसके एंगल्स बना सकते हैं? सेकंड के लिए हम लिख सकते हैं π-π/3 और अगर इसी को हमें थर्ड में ले जाना है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं cos π प्लस π/3। क्योंकि cos थीटा जो होता है वो एक तो पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव रहेगा और चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव रहेगा। सेकंड और थर्ड दोनों चतुर्थांशों में, दोनों क्वाड्रेंट्स में cos थीटा आपका नेगेटिव होगा। तो cos क्योंकि नेगेटिव था इसलिए इस एंगल को हम दूसरे चतुर्थांश में भी भेजा, तीसरे चतुर्थांश में भी हमने भेजा। इस तरह से cos 2x की वैल्यू cos, इसको सॉल्व करिए, 3π - π 2π/3 या cos इसको सॉल्व करेंगे 4π/3। आप कंपेयर करेंगे, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2π/3 4π/3। तो x की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। 2x की ये वैल्यूज हैं, जब 2x इसके इक्वल होगा तो x की वैल्यू π/3 आ जाएगी और जब 2x इसके इक्वल होगा तो x की वैल्यू
2 पाई बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमें 0 और 2 पाई के बीच में दो वैल्यूज मिलेंगी जिनके लिए कॉस्ट एफ डैश एक्स 0 के बराबर आएगा। अब x की दो वैल्यूज हमको यहां मिल रही हैं और ये इंटरवल से दो वैल्यूज हैं, इन पर ही मुझे चेक करना है कि का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको करना ये रहेगा, बारी बारी से इन वैल्यूज पर हम फलन के मान निकालेंगे और उसको देखकर हमें पता लग जाएगा कि उच्चतम और निम्नतम वैल्यू क्या आएगी। तो ठीक है, x बराबर 0 पर f ऑफ 0, पहले x की जगह 0 लिखेंगे और फलन का मान निकालेंगे। तो x की जगह 0 लिखेंगे, ये भी 0 प्लस साइन, यहाँ 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 0, 0 साइन 0 का मान 0 होता है, 0 प्लस 0 कर दोगे 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर निकाल लो, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर। तो f ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 3, f ऑफ x में x के स्थान पर पाई बाई 3 लिख दो। तो यहां पर हमने लिख दिया पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 बना रहेगा, साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3 का मतलब है साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ये साइन पाई बाई 3 आ गया। साइन 180 माइनस थीटा, आप सब जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि 180 में रेशियो नहीं बदलेगा, 180 से माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 अंडर रूट 3 बाई 2, ये वैल्यू आ गई f ऑफ पाई बाई 3 की। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, जैसे f ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू आप देख रहे हैं, आप इसमें एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं 6, फिर 3 2 ज़ार 6, ये 2 पाई प्लस 3 अंडर रूट 3, ये 2 पाई की जगह पर 3.14 अंडर रूट 3 1.73 अपॉन 6, ये 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 17 3 ज़ार 51 अपॉन 6। आप इसको ऐड करेंगे, 9 8 17 80 लगा 1 2 1 3 1 4, 6 5 11 बटे 6, डिवाइड करेंगे 6 कम 6, 6 9 54, फिर 6 कम 6, अप्रॉक्सीमेटली 1.91 के आसपास ये f ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पर अब हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं, x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 पर f ऑफ 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू, जहां जहां भी x है वहां 2 पाई बाई 3 लिखा जाएगा, 2 पाई बाई 3 प्लस साइन, बेटा जब x की जगह पर आप 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, एक 2 तो पहले से ही है और उसके साथ 2 पाई बाई 3 और कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 पाई बाई 3, ओके, इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3, इसको हम सॉल्व करेंगे पाई प्लस पाई बाई 3, यह आ जाएगा 2 पाई बाई 3। आप चाहें तो इसकी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, 2 अपॉन 3 इंटू 3.14 पाई की जगह पर, साइन 180 प्लस थीटा, 180 में रेशियो तो नहीं बदलेगा, तो ये साइन पाई बाई 3 आ गया। अब 180 से ज़्यादा है, तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो हमने माइनस कर दिया, इसमें 2 चौके 8, 2 1 कम 2, 2 3 6 बटे 3 माइनस साइन पाई बाई 3, साइन 60 अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक,
इससे जब आप डिवाइड करोगे तो f ऑफ 2π/3 की वैल्यू मिलेगी आपको। f ऑफ 2π/3 तो सॉल्व कर रहे हैं ना हम, इससे डिवाइड करेंगे 3 2 6, फिर 2 में डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स 3 9 27 माइनस √3 का 1.732 अपॉन 2 ये 2.09 माइनस 2 8 16 2 6 12 और 2 6 12 2.09 माइनस 0.8 आप 7 कर सकते हैं, थर्ड डिजिट 5 से ज़्यादा है, एक इसमें बढ़ा दीजिए, माइनस कर दीजिए। 9 में 7 गए 2, 10 में 8 गए 2 और यहाँ पर बचा 1.22। ये f ऑफ 2π/3 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम 2π पर भी निकालेंगे। देखो 0 पर निकाला, π/3 पर, 2π/3 पर, अब 2π पर भी निकाल लो। x इज इक्वल टू 2π पर, तो f ऑफ 2π की वैल्यू निकालो। x की जगह पर 2π लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने लिख दिया 2π प्लस साइन 2 की जगह 2, x की जगह 2π, 2 इंटू 2π 4π, 2 इंटू 3.14 प्लस साइन 4π 0, साइन 4π की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 2π 0, साइन 4π भी 0, यह आ गया 6.28। अब क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने बोला उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करिए। देखिए यहां से शुरू किया, सबसे न्यूनतम मान तो यही है, इसलिए मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, फलन का न्यूनतम मान। मिनिमम वैल्यू 0 है और फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 6.28 इन द गिवन इंटरवल, जो भी अंतराल आपको दिया गया है उसमें। ये आपने क्वेश्चन किया है 12, x इज इक्वल टू 2π पर उच्चतम, और उच्चतम मान है 2π, 6.28 रियल नंबर मैंने लिख दिया। x बराबर 0 पर निम्नतम है और निम्नतम मान कितना है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू है 0 एट x इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 6.28 और वी कैन राइट इज 2π, हम इसे 2π भी लिख सकते हैं। कब, एट x इज इक्वल टू 2π, x बराबर 2π पर मैक्सिमम, x बराबर 0 पर मिनिमम, बस इतना सा आपको करके दिखाना था। तो ये हमारा कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 12। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम इसके आगे का क्वेश्चन 13th नंबर करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। देखिए ये मैक्सिमा और मिनिमा की वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है क्वेश्चन नंबर 13 से। वर्ड्स प्रॉब्लम जब हम एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहे थे तब भी हमने आपको कुछ बातें बताई हुई थी कि अगर वो चीज़ें आप याद रखते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती हैं वो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएंगी। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, पहली बात बताई कि क्वेश्चन में जो बात आपको दे दी जाए, जिसके बारे में बोल दिया जाए कि ये चीज़ दी गई है, उसको आप कांस्टेंट की तरह डील करेंगे। ठीक है, अच्छा, जिसके बारे में भी क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से रिकॉग्नाइज करें, समझें और ये कोशिश करें वहां से निकालने की कि किस राशि को कहा गया है कि ये उच्चतम है या उसके लिए निम्नतम शब्द का यूज किया गया है। जिस भी क्वांटिटी के लिए, जिस भी राशि के लिए शब्द उच्चतम या न्यूनतम वर्ड यूज किया गया है वही राशि हमारा फलन बन जाएगी। दैट विल बी अवर एफ ऑफ एक्स। ओके, अच्छा, इसके बाद जो आपका फलन, तीसरी चीज, जो आपका फंक्शन होगा दैट शुड बी ओनली इन सिंगल वेरिएबल। उस फंक्शन को केवल और केवल एक वेरिएबल में ही होना चाहिए, तभी आप सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि फलन आपने बना लिया, आपने बस क्वेश्चन में देखा कि इसको उच्चतम बोल रहे हैं या इसको निम्नतम बोल रहे हैं, आपने वहां से निकाला, उसको अपना फलन बना लिया, लेकिन वेरिएबल उसमें दो घुसे पड़े हैं। ये नहीं कर सकते आप।
अगर दो वेरिएबल्स हैं तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर आपको बताई गई होगी जिससे आप उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें और इसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। ओके, तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आज मैंने फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा दिया है और इसी के बेसिस पर हम मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड जो हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम होंगी ना, वी विल सॉल्व देम। तो जो 13th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 24 है। पहले तो मैं यहीं से कुछ चीजें निकालना चाहूंगा। जैसे यहां से मैं लिखूंगा माना दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है, तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 24 माइनस x। ऐसा क्यों हमने ले लिया? क्योंकि क्वेश्चन में यह भी तो बोला जा रहा है ना बेटा कि दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि उनका योग 24 हो। अब आप इन दोनों का योग करके देख लो, x को और 24 माइनस एक्स, दोनों का योग करके देखो तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 24 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो संख्याएं दो चाहिए थी और ऐसी कि उनका जोड़ करने से 24 आ जाए। ठीक, ये तो हमने कर लिया। अब उसमें लिखा हुआ है और गुणनफल उच्चतम हो। देखिए वही बात आ गई जो मैं भी बोल रहा था कि उनका जो गुणनफल है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उच्चतम होना चाहिए। मैंने क्या बोला आपको कि जो चीज उच्चतम या न्यूनतम होनी चाहिए वही हमारा फलन बनेगी। यहां क्या चीज उच्चतम है? गुणनफल, तो वही हमारा फलन बनेगा। गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसी को हम अपना फंक्शन बना लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू 24 माइनस एक्स। इस तरीके से f ऑफ x की जो वैल्यू हमको मिल रही है वो आ जाएगी 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया और क्योंकि इसी को हमें उच्चतम दिखाना है इस वजह से यही हमारा फलन बन जाएगा। अब आगे का प्रोसीजर सेम वही जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए आप यूज करते आए हो। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो f डैश x इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो f डैश x हमने लिया 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 24, देन x इज इक्वल टू 12। अब कुछ बच्चों को लगा कि हमारा x आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया। ऐसा नहीं है। अभी तक आपने ये तो शो नहीं किया ना कि जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है यानी कि जो आपका फलन है ये उच्चतम है। ये तो आपने दिखाया नहीं। जब तक ये आप शो नहीं करेंगे तब तक x की वैल्यू वाकई में 12 ही आएगी ये हम मान नहीं सकते। तो वो अगर आप वो दिखा देंगे कि फलन उच्चतम है फिर हम x इज इक्वल टू 12 को ही अपना आंसर मान लेंगे। लेकिन जब तक हम वो नहीं शो करेंगे तब तक हम अपना आंसर ये नहीं मान सकते। अब मुझे तो इसको मैक्सिमम दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसे मैक्सिमम दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्राप्त करूंगा। उसके लिए समीकरण 1 से f डबल डैश x इज इक्वल टू, देखो ये इक्वेशन नंबर में f डैश x की वैल्यू ये है, इससे f डबल डैश x निकालोगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 24 का 0, 2x का 1, तो ये f डबल डैश x की वैल्यू आ गई -2। ठीक, अब
जो क्रिटिकल पॉइंट हमको मिला है, जो x की वैल्यू मिली, उस पर हम जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। अब x इज इक्वल टू 12 पर f डबल डैश x इज इक्वल टू, x की जगह पर 12 लिखा जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू 12 पर f डबल डैश 12। ध्यान से देखो f डबल डैश 12 कैसे निकलेगा, f डबल डैश x में x की जगह 12, तो f डबल डैश x में x की जगह 12 पर यहाँ तो कोई x नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। और मैं पहले भी कई बार आपको बोल चुका हूँ कि मतलब वैल्यू आ कितनी रही है, आई डोंट केयर, I want to know what is the sign of second order derivative, and you are seeing that there is the sign of second order derivative is negative। इसका मतलब साफ है कि x बराबर 12 पर दिया गया फलन अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल, x बराबर 12 पर दोनों संख्याओं का गुणनफल उच्चतम है। ठीक, अब देखो आपने एक बार ये दिखा दिया कि गुणनफल उच्चतम है, अब हम x की वैल्यू 12 को ही अपना आंसर मान लेंगे। तो x इज इक्वल टू 12 पर दोनों संख्याओं का गुणनफल उच्चतम है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि हमारी पहली संख्या क्या है, x दैट इज इक्वल टू 12। दूसरी संख्या कितनी थी, 24 माइनस x, 24 माइनस 12 दैट इज 12। इट मीन्स कि 24, देखो सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 24 के ऐसे दो टुकड़े करिए जिनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करें तो मैक्सिमम हो। ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसके आधे आधे टुकड़े कर दें, पहले नंबर भी 12 आए, दूसरा नंबर भी 12 आए। तो 24 के ये दो ऐसे टुकड़े हैं जिनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आएगा। देखिए 24 के हम और भी और टुकड़े कर सकते हैं, हम 20 और 4 कर सकते हैं, हम 19 और 5 कर सकते हैं, बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, एक और कर सकते हैं 23, इस तरीके से बहुत टुकड़े हम कर सकते हैं। लेकिन उन टुकड़ों को करने के साथ साथ उनका गुणनफल भी मैक्सिमम आए, ऐसा केवल एक कंडीशन में ही हो सकता है, और वो कब, जब दोनों टुकड़े बराबर बराबर होंगे, अर्थात पहला टुकड़ा भी 12 हो, दूसरा टुकड़ा भी 12 हो, तो ही ऐसा हो सकता है कि टुकड़े भी हो रहे हैं, दूसरा गुणनफल भी मैक्सिमम है। अदरवाइज 24 के टुकड़े करना आप भी कर सकते हैं, बहुत टुकड़े हो सकते हैं, 24 की तो करने हैं। मैंने कर दिया 123, 222, 321, 420, 519, 618, 717, 816, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हम करते जा सकते हैं, और इन सब का जो सम होगा वो 24 ही आएगा, आप करके देख लो। लेकिन क्या इनका मल्टीप्लिकेशन, अब आप जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो 23 से कम 23 आएगा, 22 दूना 44, 21 तियाँ 63, 20 चौके 80, 15 नवैया 135, 16 18 छक्का 108। कुल मिला के जब आप इसको मल्टीप्लाई कराते रहोगे तो जो टुकड़ा आपका 12 और 12 का बनेगा, जो टुकड़ा 12 और 12 का बनेगा आपका, उसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कि 24 के ऐसे दो हिस्से आपको करने थे जिन दो हिस्सों का जो गुणनफल हो वो उच्चतम हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब पहला टुकड़ा 12 हो और दूसरा टुकड़ा भी 12 हो, अर्थात जब दोनों हाफ हाफ हो। ओके, ये यहां से हमको पता लगा। तो ये 13th हमने कर लिया। इसके बाद आप 14 नंबर पर आ जाते हैं, यहीं पर मैं कर देता हूं 14 नंबर भी क्वेश्चन, आप देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करिए। आपको धन संख्याएं x भी ज्ञात करनी है और y भी ज्ञात करनी है, ताकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60,
और x इंटू वाई क्यूब उच्चतम हो, जिसके साथ उच्चतम या न्यूनतम लगाया जाएगा वही हमारा फलन बन जाएगा। तो इसको कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लो, p मान लेते हैं, x इंटू वाई क्यूब। इसी को हमको क्या करना है, उच्चतम दिखाना है, और अगर इसको उच्चतम दिखाना है तो यही हमारा फंक्शन बन गया। अब जैसे हम f ऑफ x को डील करते थे वैसे हम p को डील करेंगे। p मान लो, k, कुछ भी मान लो आप, जो आपकी मर्जी हो, a मान लो आप, यहाँ पर मैंने आज p मान लिया और ये हमारा फलन है। अब यही का इसी के साथ हम अपना कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने में मैंने एक चीज़ और बताई कि आपका जो फलन होना चाहिए उसमें एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। बट नाउ इन दिस केस यू आर सीइंग that in our function there are two variables x and y. We want that it should be in only one variable. ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो आप अपने क्वेश्चन को देखिए, क्या कहीं से कोई तरीका आपको मिल रहा है जिसके हेल्प से आप पूरे को एक वेरिएबल में ला सकते हैं? आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। यहां से हम कर सकते हैं। कैसे? या तो आप x की वैल्यू निकालो, यहां लिख दो, या y की वैल्यू निकाल के यहां लिख दो, ठीक, उससे वो एक वेरिएबल में हो जाएगा। इजी क्या बैठेगा? इजी बैठेगा x की वैल्यू निकाल के यहां लिख दें। तो यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? ये 60 के साथ y उधर भेजना पड़ेगा, तो x की जगह पर आ जाएगा 60 माइनस वाई, और y की जगह वाई क्यूब लिखा रहने देंगे हम। फिर से देख लो, यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 60 माइनस वाई ही तो मिलेगा आपको। वो x की जगह 60 माइनस वाई लिखा, वाई क्यूब की जगह वाई क्यूब। p इज इक्वल टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई टू द पावर 4। अब आप ध्यान से देखें, ये फंक्शन आपका है, ये फंक्शन जो कि पहले दो वेरिएबल में था, अब वही फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल में आपको मिल रहा है, y मिल रहा है केवल उस पर। अब आप इसका कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर वेरिएबल y है तो हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा dp अपॉन dy इज इक्वल टू, इसको अवकलन करोगे 60 वाई क्यूब का आएगा 3y स्क्वेयर माइनस 4y क्यूब, देन dp अपॉन dy इज इक्वल टू 180y स्क्वेयर माइनस 4y क्यूब। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए होना ये चाहिए कि जो dp अपॉन dy है इसको 0 होना चाहिए। dp अपॉन dy ये वैल्यू है 180y स्क्वेयर माइनस 4y क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, 4y स्क्वेयर कॉमन कर सकते हैं। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 45 माइनस, देखो 4 से ऐड करो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, वाई स्क्वायर तो पूरा आ गया बाहर। 4y स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 0। अब एक बार 4y स्क्वायर बराबर 0 लिखोगे, फिर एक बार 45 माइनस y इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस तरह से y की दो वैल्यूज मिलेंगी आपको, यहाँ से y की वैल्यू 0 मिलेगी और यहाँ से y की वैल्यू 45 मिल जाएगी। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिले। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो समीकरण 2 से डी स्क्वेयर पी अपॉन डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 360y, 180 वाई स्क्वायर का 2y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 360y माइनस 4 और 4 3 12y स्क्वेयर, ठीक, ओके। अब
क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो निशान होगा वही डिसाइड करेगा कि जो फलन है वो उच्चतम है या न्यूनतम है। तो पहले हम y बराबर 0 पर निकालेंगे, तो y बराबर 0 पर डी स्क्वेयर पी अपॉन डी वाई स्क्वेयर, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर में जहां जहां y है वहां 0 लिख दो, तो ये भी 0 ये भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो इससे तो पता ही नहीं चला। अब आप देखो, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होता तो हम बोल देते कि x बराबर 0 पर या y बराबर 0 पर जो फलन है वो अगर पॉजिटिव होता तो निम्नतम है, नेगेटिव होता तो उच्चतम है, लेकिन ये तो 0 आ गया। तो y बराबर 0 पर दिया गया फलन ना तो उच्चतम है और ना निम्नतम है, इसलिए y बराबर 0 पर दिया गया फलन ना तो उच्चतम है और ना निम्नतम है। तो ये तो हमारे किसी काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें तो एक्स वाई क्यूब उच्चतम चाहिए, तब एक्स और वाई डिसाइड होंगे, लेकिन यहां से कुछ हमको हासिल नहीं हुआ। तो अब हम y की जगह 45 लिखेंगे। अब y इज इक्वल टू 45 पर डी स्क्वेयर पी अपॉन डी वाई स्क्वेयर, तो y इज इक्वल टू 45 पर निकालो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो इसमें हमने लिखा 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। सॉल्व करिए बेटा इसे, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45 का गुणा करेंगे तो 0, 36 पंचे 180 हासिल लगे 18, 36 चौके 144, 144 और 18 144 और 10 154, 8 162 माइनस ये 12, 45 का वर्ग करेंगे तो 5 25 और 4 पंचे 20, ये 16,200 माइनस 12 पंचे 60 हासिल लगे 6 बने 24 और 6 30, 12 दूना 24, 16,200 में 24,300 माइनस करने पड़ेंगे, तो ये 100 तो पहले आ गए, 8,100 लेकिन नेगेटिव। इसका मतलब साफ है कि जो 5 15 15 3 18 ठीक है, 0 36 पंचे 180 हासिल लगे 18, 36 दूना 72 72 144 और 18 162 माइनस 5 25 और 4 पंचे 20 ठीक है, नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब क्या? y बराबर 45 पर दिया गया फलन उच्चतम है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या मांगा गया था कि फलन उच्चतम हो, तो y की कौन सी वैल्यू के लिए आपको फलन उच्चतम मिला? आंसर है y इज इक्वल टू 45 के लिए फलन उच्चतम मिला। इसका मतलब y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 45। हमें तो x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू आ गई है 45। मैं यहां निकाल के आपको दिखा देता हूं। तो y इज इक्वल टू 45 पर ही फलन उच्चतम आया और उच्चतम ही चाहते थे हम, तो ठीक है हमारी शर्त पूरी हो गई। लेकिन ये शर्त कब पूरी हुई? जब y 45 है, तो y की एक्चुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी? 45। लेकिन हमें तो x भी चाहिए, तो y मालूम है, x कैसे निकाला जाए? उसके लिए ये जो गिवन पॉइंट था इसको स्ट्रेस करेंगे हम। अब x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई से, तो 60 माइनस 45 देन x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी है? 15 और y की वैल्यू कितनी है? 45। ऐसा तो देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ इस क्वेश्चन में? इसका मतलब ये निकलता है कि जब x की वैल्यू 15 होगी और y की वैल्यू 45 होगी, उस वक्त इन दोनों नंबरों का जोड़ 60 आएगा
और उस वक्त x और y क्यूब का जो गुणनफल है वो उच्चतम भी होगा। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, 14 नंबर है, 45 और 15 ये दो हमारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आप प्लीज़ इससे नोट कर लें। आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन याद रहे, हमने y बराबर 0 वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हमें तो चाहिए था फलन का मान कैसा हो? उच्चतम। लेकिन y बराबर 0 पर फलन ना तो उच्चतम मिला ना निम्नतम मिला। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो वो बोल रहे होंगे, जब वो मिलेगा तो हम आंसर आएगा। अब y बराबर 45 रखने पर उच्चतम आ गया तो y 45 सही है, लेकिन y बराबर 0 रखने पर ना उच्चतम आया ना निम्नतम, तो फिर ये y बराबर 0 वैल्यू सही नहीं है। ठीक है, वो हमने यहां से लिया और y आने के बाद x निकालना था तो यहां से निकाल लिया हमने, x 15 मिल गया हमको। ओके, तो अब आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 5 उच्चतम हो। ये आपको करना है। तो आपको क्या करना है? दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करनी है जिनका योग 35 हो। तो धन संख्याएं कौन कौन सी हैं? धन संख्याएं x तथा y हैं। प्रश्नानुसार इनका जो योग होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और गुणनफल x स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 5 उच्चतम हो। जो चीज उच्चतम है या न्यूनतम है वही हमारा फलन बनेगा। तो ये फलन बन जाएगा x स्क्वायर वाई टू द पावर 5। यहां पर लिख देंगे माना p इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई टू द पावर 5। दिस विल बी आवर फंक्शन। अब सारा कैलकुलेशन इसी फंक्शन की बेसिस पर करना है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? कि ये फंक्शन हमारा दो वेरिएबल में है, x और y, तो हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा केवल एक वेरिएबल में कन्वर्ट होके आ जाए। उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 की हम हेल्प लेंगे और अपने इस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके ले आएंगे। आप चाहे x की वैल्यू निकाल के यहाँ लिखो या y की वैल्यू निकाल के लिख दो। x की निकाल के लिख दो। x की वैल्यू क्या निकलेगी? 35 माइनस वाई। 35 माइनस वाई x की जगह पर लिखा, उसमें स्क्वायर लगा दिया, इंटू वाई टू द पावर 5 की जगह y टू द पावर 5। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 35 माइनस वाई। ओके, ठीक है। अब ये हमारा फलन आ गया। अब आगे कैलकुलेशन इसी के बेसिस पर होगा। सबसे पहले y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। y के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखेंगे dp अपॉन dy या dy ऑफ p इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं, प्रथम फलन दूसरा फलन। तो हम लिखेंगे प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक y टू द पावर 5 का अवकल गुणांक 5y टू द पावर 4 प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक करेंगे आप तो ये मिलेगा 2। 35 माइनस वाई, पहले एक्स स्क्वायर का लगाया था 2x, फिर अंदर इसका करेंगे तो 35 के 0 माइनस वाई का -1। इस तरह से ये dp अपॉन dy की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 5 y टू द पावर 4 35 5y टू द पावर 4 35 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 2y टू द पावर 5 35 माइनस वाई। ठीक, ओके। इसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए इसे आप चाहें तो कुछ कॉमन कर सकते हैं आप।
ठीक है, कॉमन ले लेते हैं हम ज़रा, डी पी अपॉन डी वाई, कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है वाई टू दी पावर 4 और साथ में वाई टू दी पावर 4 कॉमन होगा, 35 माइनस वाई कॉमन होगा, वाई टू दी पावर 4 35 माइनस वाई। अब बचेगा क्या, y टू दी पावर 4 चला गया, 35 माइनस वाई चला गया, एक 35 माइनस वाई बचा और ये 5 बचा, तो 5 का 35 माइनस वाई से करो, 5 25 5 3 15 2 17 माइनस 5 वाई, माइनस वाई की घात 4 चला गया तो वाई बचा 2 बचा, इस तो ये बच गया माइनस 2y। फिर से y टू दी पावर 4 गया, 35 माइनस वाई गया तो 5 को इससे 175 माइनस 5y, यहाँ से y4 गया तो y बच गया, 2 बच गया, ये तो पूरा चला गया। इस तरह से dp अपॉन dy की वैल्यू आई y टू दी पावर 4 35 माइनस y 175 माइनस 7y माइनस 5y माइनस 2y 7y ये आ गया। ठीक, इस तरह से ये dp अपॉन dy की वैल्यू निकल करके आई। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि dp अपॉन dy की वैल्यू 0 के बराबर रखनी पड़ेगी। तो dp अपॉन dy की वैल्यू है y टू दी पावर 4 35 माइनस y 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। बारी बारी से इसको 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ से y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, जब इसको 0 के इक्वल करोगे तो y की वैल्यू 35 मिलेगी। फिर जब इसको 0 के इक्वल करोगे आप तो 7y इज इक्वल टू 175, देन y इज इक्वल टू 7 दूना 14 7 पंचे 35 25 मिल जाएगी। y की वैल्यू 0 25 35, ये y की 3 वैल्यूज हमको मिली। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अब यहां पर करेंगे हम समीकरण 1 से इसका हम समीकरण 1 तो हम पहले ही मान चुके हैं, तो इसको 2 लिख देते हैं। डी स्क्वेयर पी अपॉन डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हम देखो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और 3 फलन हैं। 3 फलनों का जब कभी अवकलन करना हो तो हमने आपको एक तरीका बताया है, इसको अवकलन करो इन दोनों को वैसे ही लिख दो, फिर इसका करो इन दोनों को वैसे ही लिख दो, इसका करो इन दोनों को वैसे ही लिख दो। तो हम पहले y टू दी पावर 4 का करते हैं, तो ये हो जाएगा 4y क्यूब, इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे। 35 माइनस y 175 माइनस 7y प्लस, अब इसका करेंगे तो इन दोनों को ज्यों कहते हैं लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव कितना होगा -1, 35 का 0 -1 और ये ऐसे लिख देंगे, तो वो -1 इसको माइनस कर देगा, बाकी ये और ये ऐसे लिख दिया जाएगा। 175 माइनस 7y और ये y की घात 4, फिर आगे चले प्लस, अब इसका करना है इन दोनों को ऐसे ही लिख देना है। तो इसका कितना आएगा, इसका 0 -7 आएगा इसका, तो ये भी माइनस हो जाएगा। -7 y टू दी पावर 4 35 माइनस वाई -7 y टू दी पावर 4 35 माइनस वाई, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम इन तीनों वैल्यूज पर इसकी वैल्यू निकालेंगे और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए कि गुणनफल x स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 5 उच्चतम चाहिए हमको। मैं यहां लिख लेता हूं, इससे आपको पता लगता रहेगा कि ये उच्चतम चाहिए कि न्यूनतम चाहिए। ठीक, तो पहले हम y बराबर 0 पर निकालना चाहते हैं। ठीक है,
y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 लिख दो। बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ y है 0 लिख दोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसमें 0 लिख दोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिख दोगे तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इस तरह से डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्या पता चला? इसलिए देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन ना तो उच्चतम है और ना निम्नतम है। तो ये 0 तो हमारे लिए बेकार हो गया। अब हम और किसी पर चेक करते हैं। 35 पर चेक कर लो, या आप 25 पर पहले चेक कर सकते हैं। आप 25 पर पहले चेक करो। 35 पर, ठीक है, 25 पर पहले चेक कर लो। y इज इक्वल टू 25 पर डी स्क्वेयर पी अपॉन डी वाई स्क्वेयर। डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर ये है, y की जगह 25 लिखेंगे जहाँ भी लिखेंगे। तो ये 4 लिखा, y की जगह 25 लिखा, क्यूब किया। यहाँ पर 35 माइनस 25, यहाँ पर 175 माइनस 25 गुणे 7, 25 सत्ते 175 माइनस, यहाँ पर भी देखें बेटा, ये 175 माइनस 25 का 7 से गुणा करेंगे 175 गुणे 25 की घात 4 माइनस 7, 25 टू दी पावर 4 और 35 माइनस 25। ओके बेटा ध्यान से देखें, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, तो ये दो टर्म तो ऑलरेडी 0 हो गए आपके। अब केवल वो बचा, और वो टर्म भी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये टर्म कैसा आ गया? नेगेटिव। मैंने पहले भी बोला है आपको बहुत बार कि वैल्यू कितनी आ रही है हम इससे मतलब नहीं रखेंगे, वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव हम इससे मतलब रखेंगे। देखो ये दो टर्म 0 हो गए, ये जो टर्म बचा इसको सॉल्व करके आप देखोगे 35 माइनस 25 प्लस 10, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये निगेटिव रहेगा। ये डी स्क्वायर पी वाई डी वाई स्क्वायर निगेटिव आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का निगेटिव आना इस बात का संकेत है कि y की इस वैल्यू के लिए दिया गया फलन उच्चतम है। इसलिए y इज इक्वल टू 25 पर दिया गया फलन उच्चतम है। ठीक, और यही तो आपको चाहिए था कि x और y ज्ञात करिए जब फलन उच्चतम हो। उच्चतम मिल गया, अब आपको जरूरी नहीं है कि आप 35 पर चेक करें, उच्चतम मिल गया, बस यहीं से हमारा काम हो जाएगा। तो y, अब देखो जब तक उच्चतम नहीं मिलेगा तब तक हमने चेक करना है, लेकिन ये आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। तो जब तक उच्चतम नहीं मिलेगा तब तक आप चेक करेंगे। अगर आप 35 लिखेंगे भी तो 35 जब आप लिखेंगे y की जगह तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये जो टर्म आएगा ना ये पॉजिटिव आ जाएगा। टर्म पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि y बराबर 35 पर दिया गया फलन न्यूनतम है। देखो y इज इक्वल टू 35 पर डी स्क्वेयर पी अपॉन डी वाई स्क्वेयर। 35 पर लिखो, देखो ध्यान से, 35 पर जब आप लिखोगे y की जगह 35, तो 35 माइनस 35 0, ये टर्म 0 हो गया। माइनस यहाँ करोगे तो 175 माइनस y की जगह 35, 35 का 7 से गुणा करोगे, 7 पंचे 35 लगे 3 7 रखे 21 और 3 24 इंटू 35 टू दी पावर 4 माइनस, यहाँ 35 लिखेंगे, 35 माइनस 35 ये टर्म भी 0 हो जाएगा।
अब इसको ध्यान से देखें बेटा, 175 में 245 माइनस करेंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, कुल मिला के डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर का टर्म कैसा होगा पॉजिटिव। इसका मतलब है y बराबर 35 पर दिया गया फलन निम्नतम है। अब देखो y की 3 वैल्यूज आई, 0 पर फलन हमको कैसा मिला, ना तो उच्चतम ना निम्नतम। 35 पर फलन हमको कैसा मिला निम्नतम। 25 पर फलन कैसा मिला उच्चतम। हमको कैसा चाहिए था उच्चतम, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे 25, ना हम 0 लेंगे ना 35 लेंगे। तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी 35, देयरफॉर y विल बी 25, 35 नहीं सॉरी 25। अब अगर y की वैल्यू 25 है तो हमको तो x भी बताना है, x आप यहां से बता सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई से 35 माइनस 25 दैट इज 10। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, और मैं फिर से एक बार बता दूं कि जब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले तो हमारे पास y की 3 वैल्यूज थी 0, 25, 35। लेकिन जब हम इन वैल्यूज पर फलन को निकालने गए कि फलन कैसा है, तो 0 पर हमें ना उच्चतम मिला ना निम्नतम मिला, y इक्वल टू 35 पर हमें न्यूनतम मिला और 25 पर हमें उच्चतम मिला। क्वेश्चन के मुताबिक हमें फलन कैसा चाहिए था उच्चतम। अगर फलन हमें उच्चतम चाहिए था तो फिर वो कौन सी सिचुएशन पर है, x बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर है नहीं, x बराबर 25 पर है, y बराबर 35 पर है नहीं, तो इसीलिए हमारी y की वैल्यू ना तो 0 होगी ना 35 होगी, y की वैल्यू कौन होगा 25। और अगर y 25 होगा तो x आप यहां से निकाल सकते हैं, x 10 हो जाएगा। दोनों धनात्मक संख्या निकल करके आ गई और आप आंसर चेक कर सकते हैं 25 और 10। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम 16th नंबर पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। बस कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो। ठीक है, तो माना पहली धन संख्या, माना पहली धन संख्या x, दूसरी धन संख्या 16 माइनस x, क्योंकि दोनों धन संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि उनका योग 16 के बराबर आ जाए, तो इन दोनों का जोड़ करके देखोगे 16 आ जाएगा। ओके, और उनके घनों का योग न्यूनतम हो। अब जिसके साथ भी न्यूनतम शब्द लग जाएगा या उच्चतम लग जाता, उसी को हम अपना फलन बना लेते। तो यहाँ किसके साथ न्यूनतम लग गया, उनके संख्याओं के घनों का योग। तो यहां पर लिखूंगा संख्याओं के घनों का योग, इसके साथ न्यूनतम बना लगा है, इसलिए यही हमारा फलन बन जाएगा। अब संख्याओं के घनों का योग करेंगे तो x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। ओके, और इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, f ऑफ x मान लेते हैं, या आप इसे y मान लो, जो मर्जी आप मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम y मान ले रहे हैं, x क्यूब प्लस 16 माइनस x होल क्यूब। अब ये हमारा फंक्शन है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है, और जो ये हमारा फंक्शन है इसको हमें क्या करना है, मिनिमम शो करना है। मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो लिखा नहीं है, घनों का योग न्यूनतम हो। घनों का जो योग है वो न्यूनतम चाहते हैं, मिनिमम चाहते हैं हम। ओके, ठीक है, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। वही तरीका कैसे कि हम सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 3x स्क्वेयर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3 और 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर 16 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस आएगा और वो इसको माइनस कर देगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसका 316 माइनस एक्स होल स्क्वायर और इसका -1। ओके, अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई है 3x स्क्वेयर माइनस 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसको उधर भेज दिया प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसल हो गया। आप चाहें तो दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 माइनस एक्स, ऐसे ये आ जाएगा। तो ठीक है भाई, स्क्वायर रूट किया एक्स स्क्वायर का x, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का 16 माइनस एक्स, लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस हमको यहाँ लगाना पड़ेगा। अब एक बार प्लस निशान लेंगे, एक बार माइनस निशान लेंगे, तो प्लस से ही आंसर आएगा, माइनस से तो कुछ बनेगा नहीं। तो ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर, x इज इक्वल टू प्लस 16 माइनस एक्स या x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, इसको इधर ले आइए, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। जब आप माइनस चिन्ह लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो x इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस एक्स, x से x कैंसिल, वेरिएबल ही नहीं बचा, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, ये माना ही नहीं जाएगा, बेकार हो गया, यूजलेस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। एक क्रिटिकल पॉइंट हमको कर्व पर मिला। ओके, अब क्या करना है, अब हमको ये पता लगाने के लिए कि x बराबर 8 पर दिया गया फलन उच्चतम है या न्यूनतम है, हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। उसके लिए हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हैं। अब समीकरण 1 से डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6x माइनस, इसकी वैल्यू आएगी 6 और 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स का करेंगे तो फिर एक माइनस आएगा, ये प्लस कर देगा इसको। अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम x इज इक्वल टू 8 पर चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू 8 पर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, x की जगह 8 लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, तो 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8। देखो, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन कैसा है इससे मुझे मतलब है। कैसा लग रहा है आपको साइन क्या है, ये तो पॉजिटिव ही है, 16 में 8 घटाएंगे 8 छंगड़ ये भी प्लस आएगा, प्लस में प्लस वाले नंबर को प्लस करेंगे तो वैल्यू कैसी होगी पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मतलब ही नहीं है वैल्यू कितनी आएगी, मुझे तो निशान से मतलब है। अब निशान पॉजिटिव आने का क्या मीनिंग हो गया, इसलिए x इज इक्वल टू 8 पर, x इज इक्वल टू 8 पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 8 पर दिया गया फलन निम्नतम है। x इज इक्वल टू 8 पर दिया गया फलन न्यूनतम है। ठीक।
अब अगर फलन न्यूनतम है तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 8, बस यही x की वैल्यू हमारा आंसर है। लेकिन अब हमें तो दोनों संख्याएं निकालनी है, तो चलिए दोनों निकाल देते हैं। पहली धन संख्या x और x की वैल्यू 8। इसके बाद अब हम लिखेंगे दूसरी धन संख्या। दूसरी धन संख्या है 16 माइनस x, 16 माइनस 8, ये 8। तो पहली धन संख्या भी 8 आ गई, दूसरी धन संख्या भी 8 आ गई। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया। 16th नंबर पे 8,8 आंसर आ गया। आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें। आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ आ रही है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के क्वेश्चंस में सबसे अच्छी बात तो ये है, आप जानते हैं कि सारे क्वेश्चंस का तरीका एक ही रहता है लगाने का। केवल आपको एक बार फंक्शन पता लग जाए अच्छे से वन वेरिएबल में, और उसके बाद मेथड सब क्वेश्चंस का सेम, ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ आप इसके प्रोसीजर पर ध्यान दें। और वैसे भी अगर आप एक अच्छे गणितज्ञ, एक अच्छा मैथमेटिशियन की तरह अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको प्रोसीजर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन बातों पर कि उसमें बीच में नंबर क्या आते हैं। इसलिए प्रोसेस अगर आपके क्लियर है तो फिर कोई क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद हम आ जाते हैं 17th नंबर क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। मैं भी पढ़ता हूं, आप भी जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से 18 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार टुकड़ा है टिन का बना हुआ। इसके प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर, देखिए मैं इसका फिगर आपके सामने बनाते चलता हूं। ये मैंने बना दिया ऐसा। ये एक वर्गाकार टुकड़ा है 18 सेंटीमीटर भुजा का। ऐसे इसकी सभी भुजाएं 18 सेंटीमीटर। ये भी 18 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ये साइड है ये भी 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर है, और ये भी 18 सेंटीमीटर। तो ये एक वर्गाकार टिन का बना हुआ एक, ये मतलब कि शीट आप समझ सकते हैं। तो 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े, वर्गाकार टुकड़ा है इसका मतलब सारी भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। आप ये ऐसा सारी भुजाएं 18 सेंटीमीटर की, आप ऐसा समझ लें कि जैसे ये हमारे पास एक शीट है वर्गाकार, ऐसी एक टीन की बनी हुई है। इसकी ये साइड भी 18 सेंटीमीटर, ये भी 18 सेंटीमीटर, ये भी 18, ये भी 18 सेंटीमीटर। सारी की सारी साइड्स इसकी 18, 18, 18, 18 सेंटीमीटर की हैं। ओके, प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाना है। इसके चारों कोनों से वर्ग काटने हैं हमको, और फिर जो भी टुकड़ा बचेगा उसको मोड़कर हमें एक ढक्कन रहित संदूक बनाना है। ढक्कन रहित मतलब उसमें ढक्कन ना हो, ढक्कन सहित नहीं, ढक्कन रहित, जिसमें ढक्कन नहीं हो ऐसा एक बॉक्स बनाना है। और फिर क्या करना है, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो जो वर्ग काटेंगे आप उसकी भुजा कितनी होनी चाहिए जिससे कि संदूक का आयतन उच्चतम हो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे कटिंग करनी है आपको। ये यहां पर हमको वर्ग काटने हैं इतनी बड़ी बड़ी भुजा के, इतनी बड़ी भुजा का हमको यहां भी ऐसा एक वर्ग काट देना है, ऐसा इतनी बड़ी भुजा का यहां पर भी एक वर्ग काट देना है आपको। इतनी बड़ी भुजा का यहां पर भी एक वर्ग काट देना है।
इस तरीके से ये टुकड़े काट करके आपको निकाल देने हैं और जो कुछ भी बचेगा फिर उसको हम फोल्ड करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब ये बचेगा, केवल ये चीज़ बचेगी आपकी, बस ऐसा। हमने ये मान लिया कि जो ये वर्गाकार टुकड़े हमने काटे हैं, मान लिया वर्गाकार टुकड़ों की प्रत्येक भुजा कितनी है, x। देखिए x x x x वर्ग काट दिया गया और क्योंकि वर्ग काटा गया है इसलिए सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर, इस तरह से। तो माना काटे गए वर्ग का जो भुजा है वो कितनी है, x। आप यहाँ से लिख सकते हैं माना काटे गए वर्ग की प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर। ठीक, अब जब ऐसा हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा आपको, मैं इसको आपको बताता हूँ बना के। आप देखिए इस तरीके का है ये। अभी जब आप इसमें चारों तरफ ऐसे वर्ग काट देंगे इस तरह से, ऐसे जब आप ये वर्ग काट देंगे तो ये चित्र, ये जो टीन होगा शीट, ये इस तरीके का दिखेगा, इस तरह की दिखेगी आपको। आप जब इसमें से काट के निकाल देंगे, मैं भी आपको एक थोड़ा सा, ये जो सीट हमारे पास है इसमें मैं ये आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ ज़रा, कि अगर हम इसके चारों तरफ से ऐसे 4 वर्ग काट के हटा देंगे तो किस तरीके का मुझे जो फिगर होगा वो मिलेगा। आपको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे, और यहाँ से देखिए चारों से मैं ऐसी एक वर्गाकार आकृति को काट के यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए ये जो मैंने काटा है 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े हमने काट के यहाँ से हटा दिए। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये कुछ इस तरीके की आकृति आपको दिखेगी। देखो वही चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है। और अब हमें इसको ना फोल्ड करके एक बॉक्स बनाना है। कैसे फोल्ड करके हम इसका बॉक्स बनाएंगे, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, जो ये ऐसा एक्स्ट्रा निकली हुई है, ये निकली हुई चीज़ ही तो भुजा है इसकी। ये कितना, देखो ये x और ये x हट गया, ये x और ये x बचा, ये x ये x बचा, ये x ये x ये x और ये x बचा। अब इसी को फोल्ड करके हमको संदूक बनाना है। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना निकला हुआ, इसी को हमें फोल्ड करते जाना है हर चारों तरफ। ये मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ पर भी हमने इसको फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ पर भी हमने इसको फोल्ड कर दिया, और यहाँ पर भी हमने इसको ऐसा फोल्ड कर दिया। अब जब आप इसको ऐसा ओपन करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके का एक डब्बा टाइप का दिखेगा, जैसा मिठाई का डब्बा होता है आपका। आप देखें ऐसा, ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं, ऐसा ये एक डब्बा मिल जाएगा आपको। ये देखिए अब इस डब्बे में क्या हुआ, आप थोड़ा सा गौर से देखिए। ये इधर से ऐसा उठ जाएगा, ये इधर से ऐसा उठ जाएगा, ये इधर से ऐसे उठ जाएगा, और ये इधर से ऐसा उठ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, गौर करिएगा। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी थी, 18। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 18 में जब हम ऐसा मोड़ देंगे, इसको ऐसे मोड़ देंगे, तो ये x इधर भी कम हो जाएगी और x इधर भी कम हो जाएगी। इधर से भी x कम हो गई, इधर से भी x कम हो गई। तो जो नया डब्बा आपको जो बन के मिलेगा, जो यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा ऐसा खुला हुआ बन के मिलेगा, उसकी लेंथ टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 18। 18 में ये x और ये x 2 कम हो गए, तो लंबाई कितनी हो गई, 18 - x।
ऐसे ही चौड़ाई पूरी कितनी थी, देखो चौड़ाई भी तो ये पूरी 18 थी। अब 18 में जब ऐसे और ऐसे उठा देंगे तो ये वाला x और ये वाला x भी कम हो जाएगा, तो चौड़ाई भी कितनी बचेगी, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x बचेगी। सॉरी 18 माइनस x नहीं, 18 माइनस 2x। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक तरफ से कम नहीं हो रही है, इधर भी ये x मुड़ रहा है, इधर भी से x मुड़ रहा है, ऐसे इधर भी x मुड़ रहा है, इधर से भी x मुड़ रहा है, ये चौड़ाई। तो लंबाई 18 माइनस 2x बची, चौड़ाई 18 माइनस 2x बची, और जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो x होगी। कैसे? क्योंकि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं x, यही चीज अभी ऐसे है, यही चीज तो ऐसे खड़ी हो जाएगी। तो ये जो भुजा आपकी है, ये देखिए यहां से मैं ले लेता हूं, आई एम सॉरी, ये देखिए ये x ऐसे पड़ी हुई है, इसी को आप ऐसे खड़ा कर दोगे तो x ही तो हाइट बनी इसकी। तो ऊंचाई कितनी बनेगी, ऊंचाई केवल x बनेगी। लंबाई में भी 2x कम हो जाएंगे, इधर से भी इधर से भी, चौड़ाई में भी x और x कम होकर 2x कम हो जाएंगे, पर ऊंचाई तो वही चीज जो x ऊंचाई x है, वही तो हिस्सा ऐसे उठ जाएगा। आप इसको देखिए ना, ये एक डब्बा आपको ऐसा मिल जाएगा। तो ये x जो काटा था हमने, हाइट x रहेगी, लंबाई में 2x कम हो जाएंगे, विड्थ में भी 2x कम हो जाएंगे, हाइट x आ जाएगी इसकी। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ गई। आप घर में भी करके देख सकते हैं इसको। तो लंबाई 18 माइनस 2x, चौड़ाई 18 माइनस 2x, लेकिन ऊंचाई कितनी आ जाएगी इसी सिचुएशन पे x। तो जो टीन की एक ऐसी शीट थी, जब हम वर्क काटेंगे तो ऐसा बनेगा, फिर फोल्ड करके बॉक्स बना लेंगे तो इस तरीके का एक बॉक्स आपको बन के मिल जाएगा, जिसकी लंबाई में 2x कम हो जाएंगे, चौड़ाई में 2x कम हो जाएंगे, ऊंचाई x आ जाएगी। अब उन्होंने बोला क्या, उनका कहना यह है कि जो डब्बा बने उसको, संदूक जो बनेगा, काटे जाने वाले की भुजा कितनी होगी, काटे गए वर्ग की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर मानी है, और यही आपको पता लगानी कितनी होगी, जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। संदूक का आयतन उच्चतम चाहिए आपको, जो चीज उच्चतम होनी है, न्यूनतम होनी है, वही हमारा फलन बनेगा। तो हम संदूक का आयतन पहले निकालते हैं। पहले हम ये लिखते हैं, इस प्रकार बने संदूक की लंबाई ये, चौड़ाई ये, ऊंचाई है। तो संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं तो V से लिख लेते हैं। और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, L B इंटू H। लेंथ कितनी बच गई है, 18 माइनस 2x। विड्थ कितनी है, वो भी 18 माइनस 2x। और हाइट कितनी है, वो तो x है, ओ सॉरी 180 नहीं 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18 माइनस 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू एक्स। आप चाहें होल स्क्वायर ओपन कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों के गुणनफल का दुगुना, 36 दूना 72x इंटू x। दोनों का गुणा किया 36x, उसका दुगुना 72x। वॉल्यूम इज इक्वल टू 324x, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर। ये आयतन निकल करके आ गया। आई होप कि ये जो मैंने बताने की कोशिश की है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इधर से ये x ऐसा उठ जाएगा, ये x उठ जाएगा, ये भी ऐसा ऊपर उठ जाएगा, और ये भी ऐसा ऊपर उठ जाएगा। तो ये बॉक्स केवल बस इतना सा रह जाएगा, यही है हमारा मेन बॉक्स। अब जो बचेगा ये सब क्या बन जाएंगी, हाइट का काम करेंगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, पूरी थी 18, इसमें भी ये x और ये x कम हो गई, तो 18 माइनस 2x बची। चौड़ाई में भी पूरी 18 थी, x और x कम होकर 18 माइनस 2x हो गई। हाइट के लिए यही जो खड़ी हो जाएगी चीज़, ये x हाइट बन जाएगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वॉल्यूम निकाल लिया। अब वॉल्यूम हमको कैसा शो करना है, संदूक का आयतन उच्चतम हो, वॉल्यूम आपको मैक्सिमम शो करना, याद रखिएगा। और यही हमारा फलन हो गया। फलन है, सिंगल वेरिएबल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए बस। आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं सबसे पहले। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वी इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 324, ये 12x स्क्वायर 4 12x स्क्वायर माइनस 72 दूना 144x ऐसा बन जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ वी का मान 0 होना चाहिए, अर्थात डी डी एक्स ऑफ वी की वैल्यू ये है। इसको मैं थोड़ा सा सेटल करके लिख लूँगा, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करके एक्स की वैल्यूज़ बेटा निकालनी है हमको। 12 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 2 24, 12 7 84, 12 2 24, 24 के बाद 8 बचे 84 हो गया, 12 7 84। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 9 3 27, 9 3 12। आप जब गुणनखंड करेंगे तो ये मिलेगा x माइनस 9, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये मिला आपको। अब उसके साथ अब हमें x की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो x की वैल्यूज़ क्या आ गई, x की एक वैल्यू आ गई 9 यहाँ से और एक वैल्यू आ गई 3, 2 वैल्यूज़ मिली मुझे, मीन्स वी हैव गॉट 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, अब क्या करना है, ये देखने के लिए कि जो संदूक बना उसका आयतन उच्चतम है न्यूनतम है, इसके लिए मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से निकाल लेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 324 का 0 प्लस 12x स्क्वायर, 12 का 12 x स्क्वायर का 2x, तो 12 दूना 24x माइनस 144x का 144, ये आया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24x माइनस 144। अब इसकी वैल्यू हम बारी बारी से x बराबर 9 पर भी निकालेंगे और x बराबर 3 पर भी निकालेंगे। पहले हम x बराबर 3 पर निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 पर निकालेंगे, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर में x की जगह 3 लिख देंगे, तो ये x की जगह 3 लिखेंगे, 24 को 3 से गुणा करेंगे, 24 3 72 माइनस 144, 72 में 144 घटाएंगे कितना आएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, निगेटिव आएगा इतना मुझे मालूम है। इसका मतलब है x बराबर 3 पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव आने का क्या मतलब है कि फलन उच्चतम है। फलन कौन है, संदूक का आयतन, तो संदूक का आयतन कैसा है, उच्चतम। x बराबर 3 पर संदूक का आयतन उच्चतम है। अब हमको क्या चाहिए था, हमको ये प्रूव करना था संदूक का आयतन उच्चतम हो। अरे वाह, तो यही तो हमको चाहिए था। इसका मतलब है कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3। 9 पर चेक ही मत करो, आप कर भी लोगे तो भी आपको देखो x की जगह 9 लिखोगे जब आप, तो ठीक है मैं करके दिखा देता हूं। अब x इज इक्वल टू 9 पर, x इज इक्वल टू 9 पर डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये है, तो 24 गुणे 9 माइनस 144, 9 चौके 36 हाथ लगे 3, 9 दूना 18, 3 21 माइनस 144, 6 में से 4 गए 2, 21 में से 14 चले गए 7। ये वैल्यू कैसी आ गई बेटा, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब साफ है कि इसलिए x बराबर 9 पर संदूक का आयतन
निम्नतम है। अब आप खुद बताइए, आपको संदूक का आयतन निम्नतम चाहिए या संदूक का आयतन उच्चतम चाहिए आपको? तो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि संदूक का आयतन उच्चतम मांगा जा रहा है, इसलिए x = 9 वाली वैल्यू ठीक नहीं है। ये x = 3 वाली वैल्यू सही है, क्योंकि इसी पर संदूक का आयतन उच्चतम है। तो उन्होंने बोला काटे जाने वर्ग की भुजा कितनी होगी। देखो, उच्चतम होने के लिए x का मान 3 होना चाहिए, और x ही तो है काटे गए वर्ग की भुजा। तो हम बड़े आराम से ये बोल सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा थ्री सेंटीमीटर है। मतलब या तो आप 3-3 सेंटीमीटर की ये काट देंगे वर्ग चारों तरफ से, या 9-9 सेंटीमीटर के काटते हैं। अगर आप 9-9 सेंटीमीटर के वर्ग काटेंगे तो संदूक बनेगा, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अगर आप 3-3 सेंटीमीटर के वर्ग काटेंगे तो भी संदूक बनेगा, और अब जो संदूक बनेगा उसका आयतन मैक्सिमम रहेगा, और यही हम चाहते थे। तो वही हमारा आंसर आ गया। देखिए, बस इतना सा आपको करना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम आगे 18th नंबर को भी सॉल्व करते हैं। ओके, इसका आप चाहें तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर 17 नंबर पे 3 सेंटीमीटर हमारा इसका जवाब आ गया। ओके, प्लीज़ जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम 17 नंबर की तरह से ही है। बस फर्क इतना है कि 17 नंबर पे जो टिन का टुकड़ा था वो वर्गाकार था, इस बार जो टिन का टुकड़ा है वो आयताकार चादर है। लिखा है 45 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर की टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होनी चाहिए जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। देखा आपने, सेम क्वेश्चन, तो बड़ा आसान है। मैं इसमें क्या करूंगा, ये ऐसे कर दिया हमने इसको, ये इस तरह से, ठीक है। आप बना लीजिएगा इसको सही, इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं बन पाता। ओके, तो लंबाई कितनी है 45 और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर। ये टोटल जो लेंथ है 44 सेंटीमीटर है, और इसकी जो विड्थ है आयताकार चादर की ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक। इसमें भी उसी तरीके से वर्ग काटे गए हैं। यहां पर एक वर्ग ऐसे काट दिया गया, यहां पर भी वर्ग ऐसे काट दिया गया, यहां पर भी वर्ग एक काटा गया, और यहां पर भी वर्ग काट दिया गया। ये इस तरह से, ये काट के हटा दिया गया। चाहे तो आप ऐसा बना रहने दें, ऐसे, और मान लिया कि जो वर्ग काटे गए हैं, वर्ग की जो भुजा है वो x है, पिछले क्वेश्चन की तरह। माना आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से काटे गए वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। मतलब ये जो वर्ग काटे गए हैं ये x सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए हैं।
ऐसे, फिर से इसको फोल्ड किया जाएगा। जब फोल्ड करेंगे, अब मैं पूरा फिगर नहीं बनाऊंगा, अब आप समझ सकते हैं क्या होगा। क्या देखा था आपने पिछले क्वेश्चन में, लेंथ में 2x कम होंगे, विड्थ में भी 2x कम होंगे, और हाइट क्या हो जाएगी, जो ये वर्ग कटेगा यही इसकी हाइट बन जाएगा। देखो, इसलिए संदूक जो बनेगा, संदूक की लंबाई कितनी होगी, L। लंबाई है कितनी, 45। इधर से x कम हो गए, इधर से x कम हो गए, 2x कम हो गए, तो यह जाएगा 45 माइनस 2x। संदूक की चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई में भी तो 2x कम हो जाएंगे। चौड़ाई है कितनी, 24। अगर उसमें 2x कम हो जाएंगे तो ये 24 माइनस 2x बन जाएगा। संदूक की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट वही होगी जितनी भुजा का आप वर्ग काट देंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वही बात है जो हमने यहाँ करके दिखाया था आपको। लंबाई में 2x कम हो गए तो लंबाई 45 थी, 2x अगर कम हो गए तो 2x माइनस हो गए। विड्थ कितनी थी, 24। उसमें से अगर 2x कम हो गए, 2x घट गए तो 2x हमने घटा दिए। हाइट कितनी हो जाएगी, जितनी भुजा का वर्ग काटा जाएगा वही ऐसे उठ के हाइट बन जाएगा इसकी, तो x उसकी हाइट हो जाएगी। तो संदूक की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आपको करना कि संदूक का आयतन उच्चतम हो बोला जा रहा है। अब अगर संदूक का आयतन उच्चतम हो तो इसके लिए संदूक का आयतन ही हमारा फलन बन जाएगा। तो हम संदूक का आयतन निकाल लेते हैं। संदूक का आयतन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, L इंटू बी इंटू एच। L की जगह पर 45 माइनस 2x, b की जगह पर 24 माइनस 2x, और h की जगह पर x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो v इज इक्वल टू, पहले आप इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24 को 45 से करेंगे पहले, 24 पंचे 120, हाँ से लगे 12, 24 चौके 96 और 12, 96 10 106 और 2 108, माइनस 24 का 2x से करेंगे, 24 दूना 48x, माइनस 2x को 45 से करेंगे तो माइनस 90x, माइनस 2x को माइनस 2x से करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर, और साथ में ये x आ जाएगा। और इसे सॉल्व करिए, 1080 माइनस, इसको ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 8 और 13, 8 9 4 13, प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। v इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिख देते हैं, 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x। ओके, अच्छा ये 45 चौके 180, 90 और 10 108 108, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया और ये सिंगल वेरिएबल में है तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, बस क्योंकि इसी को मुझे क्या करना है, उच्चतम दिखाना है, तो यही हमारा क्या बनेगा, यही हमारा फलन बन जाएगा। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d dx ऑफ v इज इक्वल टू 4x क्यूब का 4 का 4, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3 4 12x स्क्वायर, 138 का 2 गुना करेंगे, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 1 कम 2 x प्लस 1080, ठीक है। अच्छा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्रांतिक बिंदुओं के लिए
क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ वी शुड बी इक्वल टू 0, या डी डी एक्स ऑफ वी की ये वैल्यू है 12x² माइनस 276x प्लस 1080 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है, पहले 12 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो x² माइनस 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36x, 12 नवैया 108 बराबर 0। 90 के ऐसे फैक्टर करने कि जोड़ने से 23 आ जाए। ऐसे क्या 18 पंचे 90 और 18 और 5 23 आ भी जाएंगे। इस तरीके से जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे x माइनस 18 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्योंकि आपको आते हैं इसलिए मैं नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। x की जब वैल्यूज़ यहाँ से निकालेंगे तो एक वैल्यू 5 मिलेगी, एक वैल्यू 18, यहाँ से 5 और यहाँ से 18। मतलब या तो आप इस आयताकार चादर से 5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटो, या तो 18 सेंटीमीटर भुजा के आप वर्ग काटिए। वैसे तो यहीं से हमको पता चल रहा है 18 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटना तो मुमकिन नहीं है। क्यों? देखिए चौड़ाई कितनी है 24। अब 18 के भुजा के वर्ग अगर काट दोगे तो 18 ये 36 कट जाएगा। कैसे हो सकता है? चौड़ाई 24 है, 24 में 36 कैसे निकाल सकते हो आप? पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए ये तो पहले से ही पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन मैथमेटिकल प्रोसीजर के मुताबिक हमको करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, मुझे डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए। अब समीकरण 1 से d² v अपॉन dx², इसका करेंगे तो ये 24x माइनस 276 1080 का 0 हो जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया मुझे। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू x 5 पर भी और दोनों पर निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 5 पर d² v अपॉन dx²। x की जगह 5 लिखोगे, 24 से गुना करेंगे। 24 पंचे 120 माइनस 276। 120 में 276 माइनस करने से मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो माइनस ही आएगा, इतना जरूर मुझे मालूम है। और ये आप भी समझ रहे हैं, छोटे नंबर में बड़ा नंबर घटाओ माइनस आ जाएगा। इसलिए x बराबर 5 पर दिया गया फलन कौन है? फलन तो संदूक का आयतन है, इसलिए x बराबर 5 पर संदूक का आयतन अधिकतम है। x बराबर 5 पर संदूक का आयतन उच्चतम है। ठीक, अब x बराबर 18 पर देखो, 18 पर x बराबर 18 पर d² v अपॉन dx²। तो अब x की जगह 18 लिखना पड़ेगा। 18 चौके 72, हाथ से लगे 7, 18 दूना 36 और 7 43 माइनस 276। अब बेटा इसको माइनस करने से क्या आंसर आएगा? फिर से मुझे नहीं पता, लेकिन माइनस करूंगा तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता। मुझे भी निशान से मतलब है, पॉजिटिव। इसलिए x बराबर 18 पर संदूक का आयतन प्लस है ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो न्यूनतम है। आपको कैसा आयतन चाहिए संदूक का? क्वेश्चन के मुताबिक संदूक का आयतन उच्चतम होना चाहिए। उच्चतम होना चाहिए तो फिर x बराबर 5 लो, क्योंकि अगर आपने x बराबर 18 ले लिया तो संदूक का आयतन तो न्यूनतम हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 ही x की एग्जैक्ट वैल्यू होगी। और x क्या चीज़ है? x ही तो है काटे वर्ग की भुजा, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि चादर के प्रत्येक कोने से चादर के प्रत्येक कोने से 5 सेंटीमीटर
भुजा के वर्ग काटे जाने चाहिए। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन लगा लिया? क्वेश्चन नंबर 18। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आप प्लीज इससे नोट कर लें जल्दी से, फिर हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, एक दिया हुआ वृत्त है उसके अंतर्गत, ये फिगर में यहां पर बना देता हूं। ये हमने एक वृत्त बना दिया, दिया हुआ वृत्त है, ये इसका सेंटर है। मान लेते हैं, देखो वृत्त, अगर इन्होंने बोला कि दिया हुआ वृत्त, तो वृत्त में क्या दिया होगा? वृत्त में त्रिज्या दी हुई होगी, व्यास दिया हुआ होगा। तो अगर ये वृत्त दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, माना दिए गए वृत्त का व्यास माना दिए गए वृत्त का व्यास d है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, और देखो मैं आपको पहले भी बोल रहा था ना कि क्वेश्चन में जिस चीज के बारे में कह दिया जाएगा कि दिया हुआ है, उससे आप कांस्टेंट की तरह डील करेंगे। आज क्वेश्चन में लिख के भी आ गया कि सिद्ध करिए कि एक दिए वृत्त, दिए वृत्त का मतलब है दी गई त्रिज्या, दिया गया व्यास। तो ये जो दिया गया व्यास है या त्रिज्या अगर मानते तो इसे हम किसकी तरह डील करते? इसे हम कांस्टेंट की तरह डील करते। ये हमारा वेरिएबल नहीं है, याद रखिएगा। दिए वृत्त का मतलब है कि वृत्त का व्यास या त्रिज्या जो भी दी गई है उसको हम एक कांस्टेंट की तरह से डील करेंगे। ओके, अच्छा आगे लिखा है सिद्ध करिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। मतलब एक दिया वृत्त है, उसके अंतर्गत अगर हम जितनी भी आयत बनाएं, उन सभी आयतों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला अगर हम आयत बनाएंगे तो वो वर्ग ही हो सकता है। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। फिर से देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप थोड़ा गौर से देखिएगा कि ये एक वृत्त है जो कि दिया हुआ है हमको। अब इस वृत्त के अंदर हमने क्या करना शुरू किए? आयत बनाने शुरू किए, और एक ऐसे आयत को हम बनाना चाहते थे जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो। तो जब हम ऐसा बनाते गए, ट्रायल और एरर करते गए, तो लास्ट में हमें एक ऐसा आयत मिला जिसका क्षेत्रफल सबसे मैक्सिमम मिला। लेकिन हमने जब उसको गौर से देखा तो वो एक वर्ग था। वही चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी है कि सिद्ध करिए कि एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो उच्चतम होता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, एक आयत मैं इसके अंदर बना लेता हूँ। ये मैंने आयत बना लिया। ऐसे हमने आयत बना लिया। इस आयत का कुछ नाम रख देते हैं PQRS, PQRS, और वृत्त के अंतर्गत ये आयत है। तो माना वृत्त के अंतर्गत बना आयत PQRS है। PQRS है। जिसकी लंबाई PQ इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू X तथा चौड़ाई QR इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू Y। ये लंबाई हम X मान ले रहे हैं
और चौड़ाई हम y माने ले रहे हैं। ठीक, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें एक काम छोटा सा करना चाहते हैं, आप देखिए ध्यान से। अगर मैं इसको इस कोने से मिला दूं विकर्ण, तो ये सेंटर है, व्यास हमने कितना माना है d, व्यास d माना है। ठीक, तो ये पूरी लेंथ कितनी है d, ये x है और ये y है, आयत है इसलिए एंगल कितना होगा 90 डिग्री। देखो मेरा मेन मकसद क्या है, मैं इस आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा और क्षेत्रफल को कैसा दिखाऊंगा, अधिकतम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप खुद देख लेना, लिखा है कि सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, तो क्षेत्रफल मुझे कैसा चाहिए, उच्चतम चाहिए। तो मैं ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल मैं उच्चतम निकाल के दिखाना चाहता हूँ। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से निकल आएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर फिर मुझे इसको वन वेरिएबल में बनाना पड़ेगा, उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं वो काम पहले ही कर लेता हूँ। क्या, समकोण त्रिभुज QPS में अब चित्र से समकोण त्रिभुज QPS में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, QS स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। देखो QS स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। QS कितना है D, क्योंकि ये व्यास है। QP आप देखो x स्क्वायर, PS y स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आई होप कि इसमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आयत बनाया, आयत का हमने एक डायगोनल बना लिया, क्योंकि ये डायगोनल ही सेंटर से जाता है, इसलिए ये डायगोनल ही इस वृत्त का व्यास भी होगा, तो ये d लेंथ का होगा। ये d है, ये x और ये y। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम बताया d स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको रख के छोड़ दिया। ठीक है, हमें मेन मकसद ये है आयत का क्षेत्रफल निकालो, उसको मैक्सिमम दिखाओ। ओके, तो हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल A, लंबाई के लिए क्या है, लंबाई हमने मानी है x और चौड़ाई हमने मानी है y। ओके, ये आयत का क्षेत्रफल है, यही हमारा फलन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, और जिस चीज़ को हमें उच्चतम या न्यूनतम दिखाना होता है वही हमारा फलन बन जाता है। तो अगर क्षेत्रफल उच्चतम होना है तो क्षेत्रफल ही हमारा क्या है, फलन। अब अगर ये फंक्शन है तो इसमें तो 2 वेरिएबल हैं, लंबाई और चौड़ाई। इसको हम एक वेरिएबल में बनाना चाहते हैं, वो कहाँ से बनाएंगे, इस काम में हमारी हेल्प करेगी क्वेश्चन नंबर 1। या तो y की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दो या x की वैल्यू निकाल के रख दो। हम इस बार x की वैल्यू निकाल के लिखेंगे। समीकरण 1 से ये a इज इक्वल टू x इंटू वाई की जगह पर यहां से देखो समीकरण 1 से y इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, अंडर रूट डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो a इज इक्वल टू एक्स और y की जगह पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये एरिया निकल आया। और अब आप देख सकते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ 2 वेरिएबल थे, तो क्या अब एरिया एक सिंगल वेरिएबल में है। आंसर है कि आप चेक कर लो ना, d क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये चीज हमको दी गई है। दिया वृत्त का मतलब है वृत्त में क्या दिया जाएगा, तो त्रिज्या या व्यास। तो दिए वृत्त का मतलब है दी गई त्रिज्या या दिया गया व्यास। और जो चीज हमको ऐसे बोल दिया जाए दिया गया, वो कांस्टेंट की तरह डील किया जाता है, तो ये कांस्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो चीजें भी आ रही हैं वो सब वेरिएबल, और एक सिंगल वेरिएबल ही तो है, आप देख सकते हैं।
अब अगर ये ऐसा मिला मुझे तो अब मैं इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं एक काम और यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ अंडर रूट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका वर्ग कर लूँ तो ये मेरे लिए बहुत ईजी बन जाएगा। तो मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर लेता हूँ। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कुछ मान लेते हैं पी। आपको याद होगा ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन वगैरह करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, पर यहाँ के अलावा यहाँ से करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा ये आपका। और आप सोचेंगे हमको तो उच्चतम एरिया दिखाना है, आपको एरिया उच्चतम दिखाना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पी को उच्चतम दिखा दीजिए। अगर पी उच्चतम हो जाएगा तो एरिया भी तो उच्चतम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें बेटा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट पी, देखो ना, ए स्क्वायर बराबर पी, ए बराबर अंडर रूट पी। तो अगर पी उच्चतम आएगा तो एरिया भी तो उच्चतम हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अब आप ए को नहीं पी को उच्चतम दिखाइए, बिकॉज वी नो कि अगर पी उच्चतम हो गया तो ए भी उच्चतम हो जाएगा, क्योंकि अनुक्रमानुपात में है। देख रहे हैं ना, पी उच्चतम तो ए उच्चतम, पी न्यूनतम तो ए न्यूनतम, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इस तरह से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4। अब ये हमारा फलन है, इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2d स्क्वेयर एक्स माइनस 4x क्यूब। एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो डी स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि 2d स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। इक्वेशन 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमें इसे इक्वेशन 2 लिख देना चाहिए। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए डी डी एक्स ऑफ पी शुड बी इक्वल टू 0, मीन्स 2d स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आप 2x कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब अगर आप x निकालना चाहेंगे तो यहाँ से x निकालेंगे, x बराबर 0। और एक बार अगर इसको आप लेते डी स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर, x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2, या x इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट 2। x इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट 2। x की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन उनमें से ये वाली वैल्यू तो असंभव है, हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा? देखो, x आपने क्या माना है, आयत की लंबाई। अगर x आयत की लंबाई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आयत की लंबाई 0 हो जाए? कोई भी ऐसा आयत हो सकता है क्या इसकी लंबाई ही ना हो? तो ये तो इम्पॉसिबल है, इसलिए ये गलत है। ये इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। अब लेकिन हमें तो आयत का क्षेत्रफल मैक्सिमम दिखाना है, तो मैक्सिमम के लिए हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। अब समीकरण 2 से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, डी स्क्वेयर पी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो ये कितना बन जाएगा, 2d स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अब x की इस वैल्यू के लिए निकालेंगे। अब x इज इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट 2 पर डी स्क्वेयर p अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर x की जगह d अपॉन अंडर रूट 2 लिखना है, तो ये हमने लिखा 2d स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। x स्क्वायर की जगह d स्क्वायर बाई 2, x की जगह लिखोगे स्क्वायर करोगे,
डी स्क्वायर बाई 2, 2 6 जार 12, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2d स्क्वायर माइनस 6d स्क्वायर, इट विल बी 4d स्क्वायर, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। हम क्या कह सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट 2 पर, x इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट 2 पर कौन, p कैसा है, उच्चतम, p उच्चतम है मतलब a कैसा है, उच्चतम, और a क्या चीज़ है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम लिख सकते हैं इसलिए डी एक्स बराबर डी अपॉन अंडर रूट 2 पर वृत्त के अंतर्गत बने आयत का क्षेत्रफल उच्चतम है। देखिए क्षेत्रफल उच्चतम है, यही तलाश हमको थी। अब हमारा तलाश पूरी हो गई, लेकिन ऐसा कब हो पाया, ऐसा तब हुआ जब x d अपॉन अंडर रूट 2 होगा, तभी वृत्त के अंतर्गत बने आयत का क्षेत्रफल कैसा होगा, उच्चतम। लेकिन ये एक बात अभी भी नहीं पूरी हो पाई, जिसमें ये बोला जा रहा था कि सिद्ध करिए कि वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। मतलब अगर सभी आयतों में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला आयत बनाए तो वो वर्ग होता है। ये चीज़ अभी हम प्रूव नहीं कर पाए, इसको हम कर लेते हैं, बड़ा आसान है। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट 2 है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में है डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसमें हम d की वैल्यू लिख देंगे, x इज इक्वल टू डी अपॉन अंडर रूट 2 है, तो d की वैल्यू कितनी होगी, ये इधर आ जाएगा अंडर रूट 2x, तो d की जगह हम लिख देंगे अंडर रूट 2x और उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर करेंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर लेते आइए, ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर में माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, x क्या है, आयत की लंबाई, और y क्या है, आयत की चौड़ाई। अब सारे क्वेश्चन का सार, इस पूरे क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक वृत्त है दिया गया, उसका वृत्त दिया गया यानी कि व्यास उसका दिया गया है, उसके अंतर्गत हमने एक ऐसा आयत बनाया जिस आयत का क्षेत्रफल कैसा है, उच्चतम। अगर उस आयत का क्षेत्रफल उच्चतम है, उस वक्त जब हमने कैलकुलेशन किया तो लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर आ गई, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर आ गई। अब आप खुद से सोचिए और मुझे बताइए, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर हो, क्या हो सकता है वो, एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, वो तो वर्ग ही हो सकता है ना। सोचिए ना आप थोड़ा सा, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो, वो वर्ग ही हो सकता है। इसलिए अब हम लिख सकते हैं, दिए गए वृत्त के अंदर बने, क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं, दिए गए वृत्त के अंदर बने सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा
कि एक दिया हुआ वृत्त था, उसके अंतर्गत हमने आयत बनाया और आयत को ऐसा बनाया ताकि उसका क्षेत्रफल उच्चतम रहे। जब हमने ऐसा किया तो पाया कि ये आयत तो ऐसा आयत है इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है। अब एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो वो आयत वर्ग कहा जाएगा। इसलिए दिए गए वृत्त के अंतर्गत बने सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल ही उच्चतम होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19। एक काम आज करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक ही रखेंगे। 20 और 20 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।